जो एक ऑल इंडिया लेवल पे प्रोग्राम इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है एआईसीसी की तरफ से, मेरा वोट मेरा हक, उस प्रोग्राम की इनॉग्रेशन के वास्ते किक स्टार्ट करने के लिए नासिर साहब ऑल द वे फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली टू श्रीनगर टू उड़ी आए हुए थे। और वो प्रोग्राम किक स्टार्ट करने के बाद आज हमारा जो प्रोग्राम यहां पे था वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, जो एक सीनियर लेवल के हमारे पार्टी लीडरशिप है, उनके साथ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ इंटरैक्टिव सेशन था और जो तकरीबन 2.5 घंटे चलता रहा। तो नासिर साहब ने 1-to-1 सबसे इंटरैक्ट करके यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और बाकी मामला, तंजीमी मामलात का जायजा लिया, रिव्यू लिया। अपने इस प्रोग्राम के बारे में, इस विजिट के बारे में और मुल्क की मामलात के बारे में जो इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं उसके बारे में, इससे पहले कि नासिर साहब को मैं दावत दूं, मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू को शेयर करना चाहता हूं कि डॉक्टर सईद नासिर हुसैन साहब एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट हैं, उसके साथ साथ ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आउट ऑफ 9 जनरल सेक्रेटरीज ऑल ओवर इंडिया ही इज वन ऑफ देम। और जब भी कोई मेंबर पार्लियामेंट यहां पे आते हैं या जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आते हैं तो यहां पे एक सेट चाहे गवर्नर रूल हो, चाहे एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे चुनिंदा सरकार हो। हुसैन साहब का पहला विजिट ये नहीं था, इससे पहले भी ये यहां आए हैं, एज जनरल सेक्रेटरी भी आए हैं, एज चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ प्रेसिडेंट मिस्टर खड़गे जी के चीफ कोऑर्डिनेटर भी अभी ये चला रहे हैं, और कोऑर्डिनेटर ऑफ द इंडिया ब्लॉक भी हैं ये। लेकिन उसके बावजूद ये अफसोस के साथ कहना मैं चाहता हूं कि जहां तक प्रोटोकॉल का ताल्लुक है, मौजूदा सरकार, अब हम ये नहीं कह सकते बिकॉज ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, नोबडी नोज who is responsible for what. It is for the first time we have seen that a person of his stature, his standing and his responsibilities, the people who are responsible for providing security and protocol, totally failed this time. It has happened for the first time कि एक एमपी को गाड़ी तक प्रोवाइड नहीं की गई, सिटिंग व्हीकल प्रोवाइड नहीं किया गया, सिंगल पीएसओ एयरपोर्ट भेजा गया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड कि वो सिंगल पीएसओ किस गाड़ी में बैठेगा, बिकॉज दे डिड नॉट प्रोवाइड द सिटिंग व्हीकल। तो मुझे लगता है या तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड की कमी है, या जो ऑफिसर इसमें इंचार्ज हैं उन ऑफिसर्स के साथ हमारे ऑफिस ने बाज़ाब्ता बात भी की, एंड ही वॉज ऑन रिकॉर्ड टू से कि हम एमपीज को सिटिंग व्हीकल नहीं देते। आई डोंट वांट टू काउंट दोज एमपीज एंड नॉन एमपीज बिलोंगिंग टू बीजेपी जो यहां पे आके ऐशो इशरत करते हैं उन सरकारी गाड़ियों में और सरकारी तौर। तो हमारे वास्ते ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। It is a security lapse on the part of Jammu and Kashmir government, and we will take it up with Government of India as well as Government of Jammu and Kashmir, and those people who are responsible for this, who are held responsible for this, should be reprimanded and under rules they should be dealt. हम लोग पूरे देश भर में
वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ एक प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे देश भर में। उस प्रोग्राम को किक स्टार्ट करने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए मैं कल यहां पे आया था। उरी के चंदनवाड़ी के इलाके में ताज मोहम्मद साहब की जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से हम लोगों ने इसका किक स्टार्ट किया। आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में इस प्रोग्राम को हम लोग चलाएंगे। लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़, हमारा वोट हमारा हक, इसके नाम से ये चला रहे हैं। और वैसे इसके पहले जो हमारी रियासत हमारा हक भी जो है हम लोग लगातार चला चुके हैं और आगे भी उस प्रोग्राम को चलाएंगे। लेकिन ये आखिरकार क्यों 75 साल के बाद में, 75-77 साल के बाद में आज इस नारे को फिर दोबारा देने की जरूरत पड़ी? पूरे ऑल इंडिया लेवल पे क्यों ये हम लोग चला रहे हैं, क्यों ये नारा दे रहे हैं? जैसा आप लोगों को पता चला, ये सरकार क्या क्या हथकंडे अपनाकर सरकार में बने रहने की कोशिश कर रही है। पहले हम लोगों ने देखा कि ये सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल करके इन्होंने सरकारें गिराने का काम किया। अब कर्नाटक की सरकार कैसा गिरी? 16 एमएलए को के खिलाफ में ईडी, आईटी के समन्स चले जाते हैं, उनके घर पे फाइल्स उनके खिलाफ खुलते हैं, उनको उन पार्टियों से बाहर हटवा के अपनी पार्टी में शामिल करवा के सरकार गिराते हैं। पार्टियों को इन्होंने स्प्लिट करवाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी स्प्लिट हो जाती है, शिवसेना स्प्लिट हो जाती है और महाराष्ट्र की सरकार गिर जाती है। इन्होंने इसी तरह से गोवा में अपनी सरकार बना ली डरा धमका के, मेघालय में अपनी सरकार बना ली, अरुणाचल प्रदेश में सरकार अपनी बना ली, बिहार में इसी तरह से करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई। इसी तरह से हमारी सरकार कई सालों के बाद मध्य प्रदेश में जो आई थी, उस सरकार को भी इन्होंने ईडी, आईटी और सीबीआई के मदद और ताकत के साथ में इन्होंने अपनी सरकार वहां पे भी हमारी सरकार गिरवा के अपनी सरकार बनवा ली। तो इनको एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपने दम पे, अपने प्रोग्राम्स के दम पे, अपने डेवलपमेंट काम के दम पे वो सरकारें नहीं बना रहे, चुनाव नहीं जीत रहे। वो बात करें जो बोलते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, जो बोलते हैं सिर्फ महज एक नारा रह गया। नौकरियां देने, भाई साहब प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप सुनिए। हम ये सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक महज नारा बन के रह गया। नौकरियां नहीं, पैसे जो बाहर से लाना था वो नहीं, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं, स्मार्ट सिटीज बने नहीं, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा नहीं, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं, इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान में आए नहीं। लेकिन ये नारे जो दिए थे 2022 तक सबके घर पे छत रहेगी, 2022 इनका टारगेट था, 2022 चले गया, अब 2047 हो गया इनका टारगेट। तो ये टारगेट बढ़ा लेके चले जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। तो काम नहीं हो रहा तो लोगों को पता चल रहा है, उसके दम पे चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम है, डरा धमका के अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम इन्होंने किया। इसके बाद हम लोगों ने इसके विरोध किया, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक्सपोज किया कैसा कैसा ये इस्तेमाल कर लें इन एजेंसीज को। फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इसी एजेंसीज को इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अपने पैसा इकट्ठा करवाना शुरू किया पिछले 2024 के इलेक्शन के पहले, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड ना बने। हजारों करोड़ों रुपए अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत उन्होंने अपने पार्टी के ट्रेजरी में उन्होंने जमा कर लिया। सवेरे जाएंगे ईटी आईडी वाले किसी बिजनेस टाइकून के पास, छापा मारेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा इकट्ठा हो जाएंगे, फिर उनके घर से उठ के आएंगे, समन्स इश्यू करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में। वो कंपनी की तरफ से हम लोगों ने क्लियर कट निकाला इसको, किस तरह से को रिलेशन है इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा, जो बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, और जो कंपनीज ने पैसा दिए थे उनके खिलाफ कैसा कैसा इन्होंने समन्स निकाला था, कैसा कैसा उन लोगों को छापा मारा था, कैसा कैसा उन लोगों को तंग करने की कोशिश की थी। वहां पे ये एक्सपोज हम लोगों ने किया। अब इनको समझ में आ गया कि सीबीआई, ईडी, आईटी का खेल नहीं हो सकता। उसके तुरंत बाद इन्होंने क्या किया
इन्होंने नई एजेंसी पकड़ ली, इन्होंने इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करना शुरू किया। महाराष्ट्र के चुनाव में हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैक्सिमम सीट्स हमारे गठबंधन को आते हैं, नेशनल एनसीपी को, शिवसेना कांग्रेस के गठबंधन को मैक्सिमम सीट्स आते हैं। हमें लगभग 10, 30 सीट शायद वहां पे हमें है। 3 महीने के बाद असेंबली का चुनाव होता है। असेंबली के चुनाव में अचानक हमारा सफाया हो जाता है वहां पे। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसे कल 3 महीने में कौन से ऐसे मुद्दे आ गए जिसमें हमारे सफाया हो गया। हम चेक करना शुरू किए तो जिस दिन वोटिंग खत्म हुई 5-6 बजे, उस टाइम का एक परसेंटेज ऑफ वोटिंग, रात के 11 बजे एक परसेंटेज ऑफ वोटिंग होता, और वोट काउंटिंग के दिन का परसेंटेज ही अलग हो जाता। जो परसेंटेज इलेक्शन कमीशन अनाउंस करती है उसमें और जो वोटिंग, जो काउंटिंग में जो वोट निकलते हैं उसमें अचानक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 4-4, 5-5 हजार बढ़ जाते हैं। फिर हम लोगों ने पता किया क्या हुआ, तो 65 लाख वोट इन्होंने ऐड किए थे। महाराष्ट्र के चुनाव में असेंबली इलेक्शन से पार्लियामेंट इलेक्शन से असेंबली इलेक्शन सिर्फ महज 3 महीने का डिफरेंस था। वोटर्स लिस्ट रिवाइज करने के चक्कर में 65 लाख वोट्स इन्होंने ऐड किया था। तो हम लोग को लगा, हम लोगों ने हंगामा किए, एक्सपोज करने की कोशिश किए, सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन हमें बहुत ज्यादा रिलीफ वहां मिली नहीं। फिर बाद में आया बिहार का इलेक्शन, अब तो ऐड करके जीत गए लोग, वो एक्सपोज हो गए वहां पे। अब इन्होंने नया एक तरीका शुरू कर लिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो करेंगे वोटर्स लिस्ट का। अचानक कर लिए। अब यहां पे 65 से 70 लाख वोट डिलीट किए, महाराष्ट्र में ऐड किए, यहां पे 65 से 70 लाख वोट डिलीट किए। तो हम लोग पूछेंगे भाई किसके किसके नाम डिलीट किए, कौन से वोटर को आपने हटाया, आप लिस्ट दीजिए। देने रेडी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट बोली कि ये वोटर का राइट है कि उसका वोट डिलीट हुआ या है या नहीं पता करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पूरे ये 65-70 लाख वोट जो आप डिलीट किए, आप इसको पब्लिश कीजिए और पब्लिक करें। और उन्होंने ये भी कहा ऑनलाइन इसको करवा दीजिए, ताकि जो है अगर कोई अपना फिर से दोबारा वोटर लिस्ट में नाम डलवाना चाहता था कि वो नाम डलवा ले। यहाँ पे हम लोगों ने हंगामा करना शुरू किए, लेकिन वहां पे पब्लिश करने आगे पीछे किए, उसके बाद थोड़े पब्लिश किए। फिर हम लोग ऑनलाइन हमारे BLAs को लगा के वोटर्स लिस्ट में दोबारा अपना नाम चढ़ाने की कोशिश किए। वहां पे ऑफिसर साथ नहीं दे रहे। सीधा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीधा जो है नॉन कोऑपरेशन टाइप वो लोग मूवमेंट टाइप चला रहे थे। पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर नॉन BJP पॉलिटिकल पार्टीज का साथ ही नहीं देना है। फिर ये लोग कैसा करते हैं, हम लोगों ने कोशिश की। मेरे स्टेट में, कर्नाटका में, बैंगलोर सेंट्रल में हम 30,000 वोट से हारे। उसमें 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है महादेवपुरा, और वो महादेवपुरा का 6 लाख वोटर्स उसमें है। उसमें हम लोगों ने चेक करवाया कि क्या क्या करें। वहां हमारा कैंडिडेट मंसूर अहमद करके, मंसूर खान करके, उन्होंने चेक करवाया। 1,10,000 फर्जी वोट थे वो। एक घर में 50 वोट, एक बिल्डिंग में 5,000 वोट, एक नाम पे 50-50 वोट। अब पता नहीं समझ में आ रहा, एक वो एपिक नंबर जो होता है उनका आईडी जो होता है, आईडी नंबर, एक नंबर पे 40-40, 50-50 वोट। और वोटर्स कहाँ हैं, कोई यूपी के वोटर्स हैं, कोई हरियाणा के हैं, कहीं पंजाब से हैं, कहीं आसाम से, मध्य प्रदेश से हैं वोटर्स हैं। हम लोगों ने पूरा निकाले। राहुल गांधी वो बड़ी पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, खुलासा किया। अब उसके बाद अब उनको अपने एनोमलीज जो हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, इलेक्शन कमीशन उसमें सुधार करना चाहिए, उसमें फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन अपने भी क्यों ले रही, हो सकता नीचे के लोग ने गड़बड़ की होंगी उनकी इलेक्शन कमीशन, उसमें इंक्वायरी वो करने के लिए रेडी नहीं। उन्होंने उल्टा राहुल गांधी जी को ये बोला कि आप लोग वकालतनामा दाखिल करें और आप बताएं कि ये डेटा आपको कहां से मिला। मतलब इसके बाद अभी 4-5 दिन पहले और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, अलंद नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे कांग्रेस, बहुत हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होती है हर इलेक्शन में, 1,000, 2,000, 3,000 का मामला होता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 7,000 वोट उन्होंने ऐड करवा लिया। अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका। तो ये भी हम लोगों ने निकाल के दिखाया। तो इससे एकदम साफ है, तो इनकी मंशा साफ है कि ये डेवलपमेंट के नाम पे, प्रोग्राम के नाम पे, स्लोगन के नाम पे ये चुनाव जीत नहीं सकते। सिर्फ 2 ही तरीके से ये चुनाव जीत सकते हैं, या तो हिंदू मुसलमान करेंगे, या नहीं तो सरकारी एजेंसीज को इस्तेमाल करके चुनाव जीतेंगे।
यहाँ पे वोट चोरी करके वो चुनाव जीतने का काम किए हैं। इससे इस्टेब्लिश हो गया कि 24 का इलेक्शन, उसके पहले के इलेक्शंस में भी किया होगा, 24 के इलेक्शन में एकदम साफ है। 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं, एकदम ये साफ हो गया। तो हम लोग इसको बड़े लेवल पे इस मुद्दे को उठाए हैं। हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं वोटर्स में, क्योंकि ये सबसे बड़ा हक, जो बराबरी का हक हमारे देश में अगर किसी भी नागरिक को है तो वो वोट का हक है। जब हमें जब आजादी मिली थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, अलग अलग एजेंसीज बना रहे थे, अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज बना रहे थे, उस टाइम पे नेहरू जी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा, वो है वोटिंग राइट मिलेगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज उन्होंने उस टाइम पे ऐलान किया। जब आरएसएस ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको, आरएसएस और जनसंघ ने उस टाइम पे इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था लिमिटेड फ्रैंचाइज होना चाहिए। उनके लिमिटेड फ्रैंचाइज में पैसे वाले थे, मालदार लोग थे, उच्च जाति के लोग थे, मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी उच्च जाति के लोग थे, जमीन जिसके पास है वो लोग थे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग थे, और टैक्स पेयर्स थे। उसमें निचली जाति के लोग नहीं थे, गरीब नहीं थे, किसान नहीं थे, मजदूर नहीं थे, माइनॉरिटीज नहीं थे, ये सब उनके उसमें नहीं थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर में उस टाइम पे लिखा था, नेहरू विल रिग्रेट फॉर हिज डिसीजन ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज करके। आज भी उनकी मानसिकता, उनकी जहनियत वही है कि कुछ लोगों को, कम लोगों को, और खास करके मेजॉरिटी कम्युनिटी के उच्च जाति के लोगों को ही वो प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो किसका वोट वो निकाल रहे हैं। अगर आप बिहार का बड़ा केयरफुली अगर उसको एनालिसिस करें, उसमें दलित बाहर हो रहे हैं, बैकवर्ड बाहर हो रहे हैं, किसान बाहर हो रहे हैं, गरीब बाहर हो रहे हैं, मुसलमान बाहर हो रहे हैं। बैकवर्ड में खासकर यादव, क्योंकि उनके खिलाफ वोट करते हैं तो उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें और एक ये भी है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी अमीर लोगों की बात करती है, कैपिटलिस्ट लोगों को बात करती है। उनके लिए जो है गरीब को खाना पानी देना, राशन पानी देना उनकी पॉलिसी में नहीं है। वो बार बार यही कहते हैं कि मनरेगा के वो खिलाफ रहते हैं हमेशा। वो हमेशा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस ने पास की थी यूपीए के जमाने में, उसके खिलाफ रहते हैं। क्योंकि एक्ट बन गया पार्लियामेंट का, तो उनको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन पानी जो देना है, वो इस वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं रहेगा उसको राशन पानी नहीं मिलेगा। वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं रहेगा उनको पेंशन नहीं मिलेगी। वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं रहेगा उनको सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानती है कि इस देश में जो भी बच्चा पैदा होता है वो हिंदुस्तान का नागरिक है, और वो नागरिक जो है किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी बोली बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का हो, वो यहाँ का नागरिक है। और उसका केयर लेना, उसकी हिफाजत करना वो स्टेट की जिम्मेदारी है, यानी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो भूखा ना सोए, उसको फ्री हेल्थ सर्विस उसको मिले, उसको फ्री एजुकेशन मिले, उनके माँ बाप को गरीबी के कुछ पेंशन्स मिले, उनके गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं सुविधाएं मिले। ये जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कांग्रेस मानती है, इसीलिए सुविधाएं पूरे देश भर में देती है। लेकिन भाजपा जो है वोटर्स लिस्ट में से कई नाम हटा के वो सुविधाओं से दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में हमारा वोट हमारा हक ये प्रोग्राम चला रही है। हम लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और इनकी ये वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ना चाहते हैं, और मुहिम छेड़े हुए हैं। राहुल जी खुद बिहार में पूरी यात्रा की, देश भर में हम लोग ये यात्राएं और सभाएं करने वाले हैं। उसी के साथ साथ में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था, हमारी रियासत हमारा हक। ये हमारी रियासत हमारा हक पूरे स्टेट में हम लोगों ने चलाया। यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे थे तो हमारे ऑफिस को बंद किया गया। जम्मू में हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया। फिर हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन किए। उसके बाद पार्लियामेंट में बात उठाए। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखी कि यहाँ पे स्टेटहुड देना है। आज क्या हालत है देखिए, आज क्लाउड बर्स्ट हुआ, फ्लड्स है, इतने ट्रक 4,000-5,000 ट्रक जो है खड़े हुए हैं। अनंतनाग वाले टनल पे अकेले 1,500 टन खड़े हुए हैं। करीब 2-2,500 करोड़ का माल नुकसान हुआ है। सो मैं उसको और इस आपदाओं को और स्टेटहुड को मैं जोड़ना चाहता हूं।
अगर स्टेटहुड हमारे पास रहता तो आज ये सारा हम लोग को जिम्मेदारी स्टेट के पास रहती, बैंकिंग फैसिलिटीज हमारे पास रहती, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पास रहता, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे पास रहता। तो ये सारे हमारे हाथ में जब रहते तो हम लोग अपने आप को उसको ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन ये सब स्टेटहुड नहीं रहने की वजह से ना कुछ हम कर पा रहे हैं, ना गवर्नमेंट डिमांड भी कर पा रही है, क्योंकि स्टेटहुड हमारे पास है नहीं। तो ये स्टेटहुड की लड़ाई हर आपदा से हम जोड़ के देखना चाहते हैं, हमारे राइट से जोड़ के देखना चाहते हैं, और हमारे यहाँ के लोकल लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, इसके साथ हम इसको जोड़ के देखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग हमारी रियासत, हमारा हक को भी जो है पूरी तरह से गांव-गांव तक, घर-घर तक उसको ले जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत सारे चीजें डिमांड किए हैं, उसमें खासकर हम लोगों ने ये कहा है कि हमारे मैंने भी ट्वीट किया था, हमारे लीडर्स भी दिल्ली में भी बोले, यहाँ भी बोले, इमीडिएट कंपनसेशन देना चाहिए, जो इमीडिएट कंपनसेशन देना चाहिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव देना चाहिए कि यहाँ पे 2-2.5 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, मात्र सिर्फ 209 करोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल एक मजाक है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक है। तो फुल फ्लेज जो है, जितना नुकसान हुआ है उसका एनालाइज करके, हिसाब किताब करके उतना कंपनसेशन देना चाहिए। केसीसी लोन्स का वेवर होना चाहिए, सॉफ्ट लोन्स को रिवाइव करके उसको इंट्रोड्यूस करके रिवाइव करना चाहिए। डेडिकेटेड रेलवे कार्गो सर्विस जो कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर्स के लिए करना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जैसा आर्मी असिस्टेंस है और भी एजेंसीज का असिस्टेंस लेके ये रोड ब्लॉक्स जो होते हैं उसको क्लियर करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मुगल रोड और रिलायबल अल्टरनेटिव कॉरिडोर की बात की है, और अकाउंटेबिलिटी इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड टनल कंस्ट्रक्शन। कल कर्रा साहब वहां पे मीटिंग में बोल रहे थे, जिस तरह से उसको विजुअलाइज किया गया था और प्लान किया गया था और पैसे उसके लिए ईयरमार्क करके उसको स्टार्ट किया गया था, वो कांग्रेस के जमाने में ही किया गया था, यूपीए के जमाने में। उसके एग्जीक्यूशन जिस तरह से जितना करप्शन उसमें हुआ है, जितनी धांधली उसमें हुई है, उसके वजह से जो है आज इतना वीक कंस्ट्रक्शन उसका हुआ है। आज उसे हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत है, उसमें भी इंक्वायरी होना चाहिए। और हम लोगों ने कहा है कि कश्मीर को बचाने के लिए हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लेना चाहिए, कुछ बोल्ड मेजर्स लेके यहाँ के लोगों को कुछ राह दिखाना चाहिए। और ये भी किसी ने मुझे बताया कि इलेक्शन के टाइम पे जो हमारे ट्रक ओनर्स थे, जो स्पेशली जो हमारे ये कैब ड्राइवर्स वगैरह थे, जो व्हीकल्स जो थे, उनके जिस तरह से इस्तेमाल हुए थे, इलेक्शन कमीशन उसका पैसा तक नहीं दिया अभी तक। उनका कम से कम वो जो पैसा उनका इस्तेमाल की, उनकी रोजी रोटी थी, उनकी आमदनी थी, उसको तो देना चाहिए इन लोगों को। वो भी नहीं दिए, वो भी हम डिमांड करते हैं। और बहुत सारा चीज है, हम सारी चीज स्टेटहुड से हम इसलिए कनेक्ट करके दे रहे हैं क्योंकि बेसिक हक है किसी भी सिटीजन का। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और वोट चोरी वाला पैगाम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।